हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक और नया लेक्चर लेकर जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1 रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। आज लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 डिस्कस किया था। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स चल रहे हैं, जिसका सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 टाइप कि SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। जिसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पर लिंक दे दिया गया है, या वो यूट्यूब में सर्च करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन सिग्मा कोचिंग क्लासेस, आपको मिल जाएगा। उसको देखिए, छोटी सी वीडियो है, वो देख कर आएंगे तो सब्स्टिट्यूशन SN1 ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिसको थोड़ा बहुत पता है SN2 के बारे में पढ़ रखा है वो यहीं से स्टार्ट कर सकता है। छोटी छोटी बातें हम SN2 की भी हम यहाँ पर करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए। तो ठीक है, मेरा नाम है हरीश और हम करते हैं आज स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। लास्ट टाइम हमने किया था SN2, हमने वहाँ पर भी बात करी थी कि SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूलैरिटी है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, इसलिए उसको SN2 बोला जाता था। इसके अंदर मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 में मॉलिक्यूलैरिटी थी 2, यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी होगी 1, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 से कैसे डिफरेंट है, देखो होगा तो इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा और वो न्यूक्लियोफाइल वहाँ से हैलोजन को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। बट दिक्कत ये है कि SN2 में क्या हो रहा था, देखो थोड़ा सा समझो। SN2 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता था, सारे का सारा प्रोसेस एक ही स्टेप में हो जाता था। सारे का सारा प्रोसेस एक स्टेप में हो जाता था। याद होगा आपको, आता था न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था पीछे से और इधर से हैलोजन छूटता था और पीछे से वो अटैक करता था, यानी कि कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता था। SN2 में क्या हो रहा था, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन थी, कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता था और पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही स्टेप में होता था। SN1 में क्या होगा, SN1 में क्या होगा, 2 स्टेप में प्रोसेस होगा और कार्बोकैटायन भी बनेगा। देखो फर्क समझ रहे होगा तो क्या, अटैक तो न्यूक्लियोफाइल ही करेगा। देखो अटैक करने वाला तो न्यूक्लियोफाइल ही है, एक न्यूक्लियोफाइल ही आएगा जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, वो एक कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा। और कंपाउंड भी कैसा होगा, कंपाउंड भी होगा कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन कैसा कंपाउंड होता है, कायरल कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या होता है, कायरल कार्बन एक ऑप्टिकली एक्टिवेटेड कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिवेटेड कंपाउंड है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑप्टिकली एक्टिवेटेड कंपाउंड पे हो रही थी। SN2 भी ऑप्टिकली एक्टिवेटेड पे थी, SN1 भी ऑप्टिकली एक्टिवेटेड पे होगी। तो फर्क क्या हुआ, अच्छा पता ना कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन वो होता है जिस कार्बन की 4 वैलेंसीज हो, ये तो सबकी होती है, जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम से, अलग अलग मॉलिक्यूल से डिफाइंड हो। एक में कुछ और लगा हो, 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 चारों वैलेंसीज अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग एटम से डिफाइंड हो, उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। सही है। तो इसमें एक तो हैलोजन लगा हुआ, तो इसलिए ये हेलो एल्केन भी है, इसलिए हम इसको हेलो एल्केन में पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो ये कायरल कार्बन है, तो SN1 के लिए भी कायरल कार्बन चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिवेटेड होगा, SN2 के लिए भी एक कायरल कार्बन चाहिए। बस दिक्कत ये है कि इसमें तो SN2 में बैक अटैक होता था। SN2 में क्या होता था, SN2 में बैक अटैक होता था, बैक अटैक। सही है। SN1 में ऐसा जरूरी नहीं है, अटैक फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है।
होगा तो सेम। देखो कायरल कार्बन होगा, ऑप्टिकली एक्टिवेटेड कंपाउंड होगा, एक स्टेप में होगा SN2, ये 2 स्टेप में होता है। इसमें कोई कार्बोकटायन नहीं बनता SN2 में, SN1 में कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है। अभी बात करेंगे इसमें अटैक बैक अटैक होता है SN2 में, SN1 में अटैक फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है SN2 में, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जो न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड के ऊपर कायरल ऑप्टिकली एक्टिवेटेड कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा वीक, बस ये फ़र्क है। इसलिए ये इसका कार्बोकटायन बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा वीक। यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता था, SN1 में न्यूक्लियोफाइल होगा वीक। समझ में आई? डिफरेंस समझ रहे हो कैसे होगा? ओके। अच्छा एक और लास्ट पॉइंट बचता है, सॉरी बता देता हूँ कि जो SN2 रिएक्शन था वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता था। आपको याद होगा हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, ठीक है। उस कंपाउंड को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डालते थे जो कि हेल्प करता था, जैसे एसीटोन ले रहे थे, याद होगा, जो कि क्या हेल्प करता था, हेलोजन को बाहर निकलने में हेल्प कर रहा था। बट जो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा होगा तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा होगा तो SN2 सब्स्टिट्यूशन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल वाटर, इसकी कॉमन एग्जांपल एसीटोन। समझे दोनों में फ़र्क क्या है? अब इसका मैकेनिज्म क्या है उसकी बात करते हैं। चले आगे? पक्का? चलो सर चलते हैं जी। पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसकी प्रिंसिपल समझते हैं। मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का उसको समझेंगे कि SN1 कैसे होगा, SN2 से कैसे डिफरेंट है, ये तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब कैसे कैसे प्रोसेस होगा, उसमें तो 2 स्टेप में होता था, सॉरी 1 स्टेप में होता था SN2 में, अब ये 1 ही स्टेप में हो जाएगा, सॉरी ये 2 स्टेप में हो जाएगा, उल्टा बोल गया। SN2 में 1 स्टेप में प्रोसेस हो जाता था, SN1 2 स्टेप में प्रोसेस होगा। सही है? तो चलो चले, तो नोट करिए। तो ठीक है जी, क्या करेंगे, पहले तो स्टेप 1 की बात करते हैं। हम बोलते हैं SN2 कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप्स में होता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है हमारा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हमारे स्टेप 1 में क्या होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हम कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, हम लेंगे तो वही ऑप्टिकली एक्टिवेटेड कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिवेटेड कंपाउंड कैसा होगा, कार्बन होगा, एक उसके साथ होगा हेलोजन, एक उसके साथ होगा हाइड्रोजन। 2 और वैलेंसेस ले लो, कोई भी ले लो, अलग अलग ले लेते हैं हम। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डैश लाइन पे लगा देता हूँ R, और वेज लाइन पे लगा देता हूँ, वेज लाइन पे लगा देते हैं हम, ये रही वेज लाइन, इस पे लगा देते हैं R डैश। समझते हो ना डैश लाइन वेज लाइन क्या होती है? डैश लाइन और वेज लाइन दोनों इस प्लेन के बाहर है। जैसे इस कार्बन के साथ ये दोनों लगे हुए, ये तो इसी प्लेन में है, जैसे ये प्लेन रहा, कार्बन के साथ ये इसी प्लेन, ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन। बट ये जो R डैश है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है दूसरी साइड में। जैसे ये रहा प्लेन, कार्बन हाइड्रोजन इसी प्लेन में, R डैश ये रहा R, ये होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि इधर होगा, इधर ऐसे इधर को बाहर निकल रखा है। और ये है जो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर को बाहर निकल रखा है। समझ रहे? प्लेन के दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों इस प्लेन में नहीं है। डैश और वेज लाइन क्या है, सिर्फ इस समझाने के लिए बात हो रही है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, बेसिकली वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, हम बोलते हैं इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, देखो ये कार्बन, ये हेलोजन,
ये कार्बन और हेलोजन, इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव के चक्कर में ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा X माइनस बनकर, और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। हाँ, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा कार्बन हाइड्रोजन, और ये इसके पास बना प्लस, और इसके पास बचे जी ये 3 डैश लाइन पे R और वेज लाइन पे R डैश, कार्बन प्लस और X माइनस अलग निकला। X माइनस क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ बाहर भाग जाएगा। एक X माइनस बाहर निकले, ये हेलोजन निकल गया ना यार। सही है। अब होगा क्या? जैसे ही ये कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे ही ये अलग होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट नहीं करता, ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा, ऐसी शेप में आ जाएगा। ये अपने आप को ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में ले आएगा, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर शेप में ले आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ रहे हो? जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इस शेप में आकर एडजस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से गया तो ये बॉन्ड इधर से ऐसे एडजस्ट होकर इधर ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ जाएंगे। ये जो बॉन्ड होंगे ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में कार्बोकैटायन एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा? अब जो सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होता है आपका स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो SN2 में क्या हो रहा था? जैसे जैसे हेलोजन निकलता था वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता था। क्यों करता था? ऐसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, इतना वेट नहीं कर पा रहा था निकलने का, तो ये निकलता था तो उसको अटैक की जगह पीछे से मिल, आगे से तो निकल रहा है तो पीछे आगे से अटैक नहीं कर पा रहा था तो वो पीछे से अटैक करता था। सही है। SN1 में क्या होगा? ये तो निकल चुका है और ये पूरे एडजस्ट होकर ऐसे आ चुके हैं, ये देखो, देख रहे हो? सही है। ये दोनों एडजस्ट होकर ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर शेप में एडजस्ट हो चुके हैं, बाकी 3 बचे को। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने के लिए प्रॉपर जगह है। वो आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। देखो दोनों तरफ से उसको बराबर की जगह है। वो फ्रंट अटैक भी कर सकता है, बैक अटैक भी कर सकता है। सही है। अब 2 केस हो गए उसके पास। अगर वो फ्रंट से अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा तो क्या होगा? बैक से अटैक करेगा तो क्या होगा? देखो क्या होगा? अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो बनेगा ऐसा C, और इसके साथ लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सही है। इसके साथ लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये पीछे के पीछे ऐसे ही रहेंगे H। सही है। और इसके साथ आ गया जी ये आपकी वेज लाइन के ऊपर R, और डैश लाइन के ऊपर क्या आया? डैश लाइन के ऊपर आया R। ऐसा मतलब जो शेप थी, जो पहले शेप थी, बस ये निकला, ये अटैक कर गया, शेप रिटेन्ड रहेगी जो पहले थी। बस एक हेलोजन निकल गया, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया, सेम वैसे का वैसा रहेगा। थोड़ा सा गलत बन गया, इधर को टेढ़ा इधर की तरफ हो गई है। चलो ऐसा कर देते हैं, ये कंपाउंड थोड़ा सा ऐसे होगा, ये भी इधर को होगा। सही है। तो पुरानी शेप रिटेन्ड रहेगी। अगर मतलब क्या होगा? जब ये अटैक करेगा तो ये पीछे को दोबारा मुड़ जाएंगे ऐसे। अगर ये फ्रंट अटैक करता है, ये कौन सा अटैक है? फ्रंट अटैक, फ्रंट अटैक। अगर ये बैक अटैक करता है, अगर ये बैक अटैक करेगा, बैक से अटैक करता है तो क्या बनेगा? देखो दोनों केस पॉसिबल हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, ध्यान से समझो। तो बैक से अटैक करेगा तो क्या होगा? ये तो बैक से लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सही है। ये हाइड्रोजन आगे वाला इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ये उतर कर इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा ऐसे। अब ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये वेज लाइन रही आपकी और ये रही आपकी डैश लाइन। देखो अगर पीछे से अटैक करेंगे तो सेम शेप रिटेन करेगा, अगर सॉरी आगे से, तो पीछे से अटैक करेंगे तो ये शेप खुलकर ऐसे आगे को चली जाएगी। ये शेप ऐसी हो जाएगी जैसे कि SN2 में भी हो रहा था, पीछे से अटैक होता था वो आगे की तरफ हो जाता था। तो हमें क्या मिलता है इसमें? हमें SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर मिलता है। रेसमिक मिक्सचर, इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। मतलब कि हमें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। देखो कंपाउंड दोनों सेम है,
बट एक में फ्रंट अटैक हो रहा है, एक में बैक अटैक हो रहा है। तो कौन सा अटैक ज़्यादा होगा? देखो ज़्यादा तो वो ज़्यादा कोशिश करेगा फ्रंट से ही अटैक कर दे, क्योंकि कार्बोकटायन निकल यहाँ से हेलोजन निकल चुका है। बट ये भी मिलता है, तो इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो हमें SN1 में क्या मिलता है? रेसमिक मिक्सचर मिलता है। इस बात को नोट कर लें, सही है। चलें आगे। ओके, अब इसमें एक और बात नोट करने वाली है, वो बात ये है कि ये जो स्टेप 1 होगा, ये जो स्टेप 1 है, ये स्लो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस स्लो होता है। और ये स्टेप 2 है, जो ये जो स्टेप 2 है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था अटैक ऑफ न्यूक्लियो। ये होता है फास्ट। बट इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो स्टेप 1 है, जो कि स्लो है, यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब जितनी जल्दी आपका हेलोजन अलग हो जाएगा, उतनी जल्दी ये स्टेप होगा। अगर ये धीरे धीरे निकला, क्यों धीरे है? अरे यार, न्यूक्लियोफाइल वीक है तो उसको निकलने में टाइम लगेगा। तो ये धीरे होगा, तो जब ये धीरे होगा तो प्रोसेस तो लंबा होगा। ये धीरे निकलेगा, उसके बाद ही तो अटैक कर पाएगा। ये लेट निकला तो ये लेट अटैक करेगा। हाँ, ये अपने हिसाब से तो ये अपना प्रोसेस तो जल्दी कर देगा अटैक वाला। बट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्टेप 2 नहीं है, स्टेप 1 है। अगर कोई पूछ ले SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? क्या है? जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, वो फास्ट होगा। जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन स्लो प्रोसेस होगा। ओके, पक्की बात है जी, ठीक है। चले ओके, देखो यही इंपॉर्टेंट है इसमें। इतनी ये छोटी छोटी सी बातें याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका नोट कर लें। छोटी छोटी बातें जो कोई पूछ लेता है इसको नोट कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखवाता हूँ, 1-2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके नोट करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जो नोट करने हैं आपने, जो पूछे जा सकते हैं पेपर में, वो है सबसे पहली बात, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने पहले भी लिखवाए हैं, दोबारा बोल रहे हैं, हमने क्या बात करी है आज। 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप तो है जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। पहले स्टेप में क्या बनता है? जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। दूसरे स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जो कि होगा H2O। पोलर प्रोटिक, अरे यार पोलर होगा ना, H+ और OH-, इसके पोल्स जनरेट हो सकते हैं। ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? जो आपका हेलोजन है जो निकलेगा उसमें से, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो कितनी जल्दी निकलेगा, कितनी लेट जाएगा, वो यही निकलवा कर देता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर हेल्प करेगा आपके हेलोजन को वहाँ से बॉन्ड तोड़ने में। समझ रहे हो? ठीक है जी। तीसरी बात, इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। रेसमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। सही है जी। फोर्थ पॉइंट है आपका कि जो ये कैसा स्टेबल होगा। देखो अगर हम बात करें, कार्बोकटायन बनता है इसमें, तो कौन जल्दी रिएक्शन कर देगा? तो हम बात करेंगे जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, वो रिएक्शन उतनी जल्दी होगा, वो उतना अच्छा आपका रिएक्शन कर पाएगा। तो स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझ रहे हो? अगर 3 डिग्री कार्बोकटायन बनता हुआ तो वो ज़्यादा अच्छा रिएक्शन कर पाएगा। 2 डिग्री कम, 1 डिग्री और कम। सही है? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है जी। अगली बात करते हैं हम कि अगली बात ये है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है SN1 का, वो 1 है। ठीक है? या मैं बोल सकता हूँ इसकी मोलिकुलैरिटी 1 है। इसकी मोलिकुलैरिटी 1 है, इसलिए इसको SN1 सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। ओके, इसमें अटैक बैक से भी हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है। SN2 में फ्रंट से, बैक से होता था, SN1 में दोनों जगह से हो सकता है। छोटी छोटी सी बातें इनको नोट करेंगे।
ठीक है जी, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो को दोबारा देखें, बुक उठाएं, उसके अंदर एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसको समझें। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे। अल्कोहल फिनोल ईथर पर जब जाएंगे तो वहाँ बात करेंगे कि ये जो रिएक्शन होते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के, अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर बोला जाएगा कि इसके अंदर रिएक्शन SN1 हो रहा है। देखो होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, बट SN1 होगा, कभी SN2 होगा। तो ये कब कब होगा इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को नोट कर लें। सही है, तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों।